नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। आउटसोर्सिंग भर्ती निगम और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर वो शासनादेश देख सकते हैं, जिसमें आप दिनांक देख सकते हैं 19 सितंबर 2025 और स्थान लखनऊ दिया हुआ है। यानी लखनऊ से ये शासनादेश जारी कर दिया गया है और इस शासनादेश को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शासनादेश का विषय है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का गठन विषयक, यानी आउटसोर्सिंग सेवा निगम जो होगा वो एक कंपनी के रूप में जो नॉन प्रॉफिटेबल होगी उसी के रूप में इसका गठन किया जाएगा। और इस शासनादेश में कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे आउटसोर्सिंग सेवा निगम से क्या लाभ है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, आउटसोर्सिंग एजेंसियों का क्या दायित्व होने वाला है और आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो यहाँ पर इसी शासनादेश में 7वें नंबर पर एक पॉइंट है निगम से लाभ। अब निगम से लाभ क्या है, इसमें 6 पॉइंट है, 6 को आपको बता देते हैं। तो वीडियो पर आप बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो निगम से लाभ का पहला बिंदु है कि विभाग द्वारा कार्मिकों की मांग को निगम द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विभाग को सेवा प्रदान कराया जाना। यानी जब विभाग कर्मचारियों की मांग करेगा तो आउटसोर्सिंग जो एजेंसियां हैं उसके माध्यम से उस विभाग में भर्ती की जाएंगी। आउटसोर्सिंग एजेंसियों से कार्मिकों को प्रत्येक माह की 1 तारीख से 5 तारीख तक पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाना। यानी प्रत्येक महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच हर हाल में कार्मिकों के खाते में उनका पारिश्रमिक पहुंचाया जाना, यह आउटसोर्सिंग सेवा निगम से लाभ होने वाला है। कार्मिकों के ईपीएफ तथा ईएसआईसी के खाते खुलवाकर धनराशि उनके खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करना। कार्मिकों को ईपीएफ, ईएसआईसी एवं बैंक के अंतर्गत समस्त अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना। कार्मिकों की कार्यदक्षता क्षमता बढ़ाए जाने हेतु समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, महिला, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि को नियमानुसार आरक्षण सुनिश्चित करना। ये सारे लाभ आउटसोर्सिंग सेवा निगम से मिलेंगे। इसी शासनादेश में ये सब लिखा हुआ है। अब आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन कैसे किया जाएगा और उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी इसमें 4 बिंदुओं के माध्यम से बताया गया है। पहला बिंदु है आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन निगम द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम 3 वर्ष अथवा कार्य आवश्यकता की समाप्ति तक जो भी पहले हो उस तक के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि अगर कार्य 3 वर्ष तक का है तो 3 वर्ष तक के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो चयन है वो किया जाएगा। अगर कार्य उससे कम का है तो उससे कम वर्ष के लिए भी आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किया जा सकता है। इसमें यही बताया गया है, या तो 3 वर्ष या फिर आवश्यकता की समाप्ति तक जो भी पहले हो, या पहले विभाग की आवश्यकता अगर समाप्त हो गई तो वहाँ पर उसी समय आउटसोर्सिंग एजेंसी की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। अन्यथा 3 साल तक एक एजेंसी जो है वो कार्मिकों को उपलब्ध कराएगी विभाग को। दूसरा पॉइंट है निगम संबंधित क्रेता विभाग अधीनस्थ संस्था एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के मध्य ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट के माध्यम से समस्त प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी। यानी जो आउटसोर्सिंग सेवा निगम होने वाला है वो संस्था जो विभाग होगा जो कर्मचारियों को लेगा और आउटसोर्सिंग एजेंसी जो कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगी, उनके मध्य जो एग्रीमेंट है वो कराने का काम आउटसोर्सिंग जो सेवा निगम है वो करेगा। तीसरा बिंदु है कार्मिकों का नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर आउटसोर्सिंग एजेंसी होगा एवं आउटसोर्सिंग सेवा निगम जो होगा वो एजेंसियों के माध्यम से विभागों को सेवा उपलब्ध कराएगा। यानी कि विभाग को एम्प्लॉय देने का काम जो करेगा वो आउटसोर्सिंग एजेंसी ही करेगी, लेकिन आउटसोर्सिंग जो सेवा निगम होगा वो एजेंसियों के माध्यम से विभागों को सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यानी बीच में एक बैरियर का काम करने वाला है। चौथा बिंदु है एजेंसी को कार्य संपादन ना किए जाने की स्थिति में ही ब्लैकलिस्ट अथवा पेनल्टी लगाते हुए हटाया जाएगा। अगर कोई एजेंसी अच्छे से अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाती है तो ही उसे ब्लैकलिस्ट अथवा पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी और उसको हटाया जाएगा। अब आउटसोर्सिंग एजेंसी के दायित्व के बारे में इसी शासनादेश में बताया गया है। 3 बिंदुओं के माध्यम से बताया गया है। पहला बिंदु है आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आउटसोर्सिंग कर्मियों के खाते में पारिश्रमिक दिया जाएगा। निगम ये तय करेगा और आउटसोर्सिंग एजेंसियां इसे हर हाल में 5 तारीख तक पारिश्रमिक उनके खाते में भेजने का काम करेंगी। नए आउटसोर्सिंग कर्मी को
एवं पुराने आउटसोर्सिंग कार्मिकों जिनका ईपीएफ ईएसआई का खाता नहीं खुला है, उनका खाता खुलवाना एवं धनराशि कार्मिकों के खाते में जमा कराना प्रथम दायित्व होगा। उक्त की पुष्टि से संबंधित प्रमाण पत्र निगम को प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात निगम द्वारा कमीशन की धनराशि एजेंसी को दी जाएगी। यानी कि इसे आप एक तरह से समझिए कि जो एजेंसी होगी वो पहले 5 तारीख तक उनका मानदेय हर हाल में देगी और साथ ही उनका ईपीएफ ईएसआईसी खाता खुलवाएगी और 10 तारीख तक निगम को बताएगी एजेंसी कि हमने ये सब काम कर लिया है। उसी के बाद ही जो आउटसोर्सिंग सेवा निगम है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी को कमीशन की जो भी राशि होगी, जो भी कमीशन होगा वो आउटसोर्सिंग एजेंसी को आउटसोर्सिंग सेवा निगम द्वारा दिया जाएगा। और आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ बताया गया है और आउटसोर्सिंग सेवाओं की प्राप्ति हेतु मापदंड के बारे में बताया गया है और उनकी सैलरी के बारे में विस्तार से बताया गया है कि क्या कितनी सैलरी होगी, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि आखिर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो सैलरी मिलने वाली है वो किस किस पद के लिए कितनी कितनी सैलरी होने वाली है, उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, वो सारी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाई है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। और आप अगर इस शासनादेश को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनकी सरकारी वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार की शासनादेश.up.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जो शासनादेश जारी किया गया है इसकी प्रति को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।